Hello friends, dear students, how are you? Welcome back to History with रोहिणी। जैसे कि अब तक सब जान गए होंगे, मैं हूँ रोहिणी दुबे और हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास क्लास 12 के लिए। ह्यूमैनिटीज का एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इतिहास। हमारे सिलेबस में भारतीय इतिहास क्लास 12 में है। हम लोगों ने अभी तक 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा 5वां चैप्टर है। 3 बुक्स हमारी हैं सिलेबस में, जिसमें पहली बुक में प्राचीन भारत और दूसरी में मध्य भारत, तीसरी में आधुनिक भारत है। प्राचीन भारत हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर और ऑल ओवर 5th चैप्टर हमारा अभी चल रहा है। इस चैप्टर में भी हम लोगों ने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। पीछे के जो भी चैप्टर्स हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप उनको देख लीजिएगा और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप देख रहे हैं बोर्ड पर एक नाम लिखा है, फ्रांसवा वर्नियर। हमारे चैप्टर का नाम है यात्रियों के नजरिए और इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैं पहले भी आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था, फिर से बता देती हूँ। इस चैप्टर में हम लोगों को ये सब बताया गया है कि जो भी यात्री भारत में आए उन यात्रियों ने भारत के बारे में क्या सोचा और भारत के बारे में क्या लिखा। कुछ यात्रियों ने वही लिखा जो उन्होंने देखा, कुछ यात्रियों ने उसको अपने हिसाब से लिखा जो उनको समझ में आया। कुछ यात्रियों ने उसको अपने देश जहां से वो आए थे उसके साथ उसका कंपैरिजन किया और फिर तुलनात्मक तरीके से उसका विवरण दिया। तो सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज थे जो हम लोग पढ़ चुके हैं। 2 यात्रियों के बारे में 3 का विवरण विशेष तौर पर इस चैप्टर में दिया गया है आपको, अल बरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा वर्नियर। अल बरूनी, इब्न बतूता हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे फ्रांसवा वर्नियर के बारे में, जो कि फ्रांस से आया हुआ एक यात्री था। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रांसवा वर्नियर फ्रांस देश से आया था। तो इसका देश हमसे पूछा जाता है 1 नंबर में कि फ्रांसवा वर्नियर कहाँ से आया था, तो उसे याद करने की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि फ्रांसवा उसके सामने नाम के आगे लगा हुआ है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसकी पर्सनल कि ये कौन था। तो फ्रांसवा वर्नियर, आपके लिए क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कि फ्रांसवा वर्नियर कौन था, तो आपका आंसर होगा चिकित्सक। एक डॉक्टर था ये फ्रांसवा वर्नियर और इसके साथ ही ये एक दार्शनिक भी था, इतिहासकार भी था, वैज्ञानिक भी था और राजनीतिक भी था। तो बहुत सारी क्वालिटीज थी इसके अंदर। हमसे जब पूछा जाता है कि फ्रांसवा वर्नियर कौन था, अगर 1 नंबर में पूछा जाएगा तो हमारा आंसर चिकित्सक होगा क्योंकि विशेष तौर पर उसका जो पेशा था वो चिकित्सक ही था। इसके अलावा आपसे अगर उसके बारे में आपको पूरा 1, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आंसर बनाना है तो आप ये सारी चीजें उसमें लिख सकते हैं। तो फ्रांसवा वर्नियर एक चिकित्सक था, भारत वो आया। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए कि वो भारत कब आया, 1656 में भारत आया और 1668 तक ये भारत में रहा। कितने वर्षों तक? लगभग 12 वर्षों तक ये भारत में रहा। तीसरा क्वेश्चन है कब आया, मुगलों के शासनकाल में। फ्रांसवा वर्नियर मुगलों के शासनकाल में भारत आया था। इसी के साथ इसमें आता है कि मुगलों के शासनकाल में कौन था उस समय शासक, तो शाहजहां। मुगलों का शासक शाहजहां इस समय भारत का शासक था जब फ्रांसवा वर्नियर ने भारत की यात्रा की। ये 4 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट 1-1 नंबर में आएंगे और जब आप वर्नियर के बारे में एक लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर बनाने जाएंगे तो भी आप इन सारी चीजों को उसमें डाल सकते हैं। मुगल दरबार में आया और भारत को इसने एक अलग नजरिए से देखा, उस पर हम अभी बात करेंगे। उसके पहले एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताती हूँ।
एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्नियर भारत में किस पद पर रहा। सभी यात्री जो भारत आते थे उनको जब राजा उनसे इम्प्रेस हो जाता था तो किसी ना किसी पद पर वो यहाँ पर रहते थे। तो फ्रांसवा बर्नियर शाहजहां के पुत्र, कौन था शाहजहां का पुत्र? दारा शिकोह। ठीक है, इस नाम को याद रखिएगा। शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के पद पर ये भारत में रहा। चिकित्सक के पद पर ये रहा। दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था और ये बीमार रहता था, तो इसके डॉक्टर के तौर पर उसको नियुक्त किया गया था। कुछ समय तक इसने ये वाला पदभार संभाला और फिर उसके बाद इसने भारत में वैज्ञानिक के तौर पर भी काम किया, कुछ लोगों के साथ मिलकर राजनीति भी की डेफिनेटली, और भारत का इसने भ्रमण किया। इतने क्वेश्चन फ्रांसवा बर्नियर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम भारत के वर्णन की बात करते हैं कि भारत के बारे में इसने क्या लिखा है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस हैं आपके, जो भी आपके पेपर में आते हैं। भारत का विवरण, बर्नियर के द्वारा भारत में क्या देखा गया और उसने उसके बारे में क्या लिखा, ये सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, हम लोगों ने इब्न बतूता पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि इब्न बतूता ने रेहिला में भारत के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी, यहाँ का बाजार बताया, नारियल का विवरण दिया, पान का विवरण दिया। बर्नियर ने भी भारत के बारे में बहुत सारी चीजों को देखा और उन्हें बताया, लेकिन एक छोटा सा फर्क है दोनों में। क्या फर्क है कि इब्न बतूता ने भारत में जो चीजें देखी उनको एज इट इज अपनी पुस्तक में लिखा, लेकिन बर्नियर ने भारत में जो भी कुछ देखा उन चीजों को पहले उसने अपने देश के साथ, यानी कि यूरोप, फ्रांस उसका देश और कॉन्टिनेंट उसका यूरोप, तो यूरोप के साथ उसने सभी चीजों की पहले तुलना की और फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से उसने अपनी किताब में लिखा जैसे कि भारत की सारी चीजें बहुत ही तुच्छ हैं, बहुत निम्न हैं, और उसके देश की सभी चीजें बहुत अच्छी और उच्च हैं। ये एक माइनस पॉइंट बर्नियर के विवरण का हम कह सकते हैं कि उसने भारत की हर वस्तु, हर प्रथा, हर चीज को अपने देश से कम आंक कर अपनी किताब में लिखा। विवरण वो किस में देता है? तो इसकी जो किताब है बर्नियर की, 1 नंबर में आपका क्वेश्चन आता है, इसकी किताब का नाम क्या है? क्योंकि ये मुगलों के दरबार में भारत आया था, तो इसकी किताब का नाम है ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। ये फ्रांसवा बर्नियर की बुक का नाम है जिसमें उसने भारत का विवरण दिया है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसको आपको याद करना है बहुत अच्छे तरीके से। ज्यादातर ये क्वेश्चन, इसकी जो बुक है उसका जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव्स में बनता है। 4 ऑब्जेक्टिव्स आपको दिए जाएंगे, इसमें से एक पे टिक लगाना रहता है। तो जब हम चीजें एक आध बार पढ़ते हैं तो 4 ऑप्शन देख के डेफिनेटली हमें वो चीजें याद आ जाती हैं मोस्टली। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आपको फिल इन दी ब्लैंक्स में या 1 वर्ड में दे दिए जाए तो फिर वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, अगर आपने उन चीजों को अच्छे से याद ना किया हो तो। इसलिए सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ उनको आपको बहुत अच्छे से याद करना है, तभी आप पेपर बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और अगर आप सारे क्वेश्चन जो मैं बताती जा रही हूँ उनको नोट करते जाएंगे और याद करते जाएंगे तो मेरा 101% ये आपसे कहना है कि आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर में छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए, भारत का विवरण बर्नियर ने दिया ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर नामक उसकी किताब में। पर क्या दिया? सबसे ज्यादा बर्नियर ने जिन चीजों के बारे में बात करी है वो चीज क्या है? वो है भारत का, जो उसने बोला है, भूस्वामित्व का अभाव।
ठीक है। और इसमें एक वर्ड और जोड़ देते हैं, निजी। निजी भूस्वामित्व का अभाव। वर्नियर कहता है कि भारत में निजी भूस्वामित्व का अभाव है, यानी कि लोगों की जो जमीनें हैं वो जमीनें उनकी खुद की नहीं है जिन पर वो काम करते हैं। वो कहता है कि भारत की सारी जमीन, सारी भूमि, कृषि भूमि विशेष तौर पर, वो राजाओं के अधीन है। राजा ही उनके ऊपर लगान भी लगाते हैं और अंततः वो कभी भी किसान से भूमि को ले सकते हैं। और इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा जो वो बताता है वो ये कि लोग अपनी भूमि पर, जिस पर वो खेती कर रहे हैं, उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, ना तो उसके उपजाऊपन पर ध्यान देते हैं और ना ही उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि इस भूमि को वो अपने पुत्रों को हस्तांतरित नहीं कर सकते, क्योंकि ये भूमि राजा की है। इस बात पर वो बहुत ज्यादा जोर देता है कि भारत में निजी भूस्वामित्व का अभाव है। इस कारण से यहाँ बंजर भूमि दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसके सुधार के कोई उपाय नहीं किए जाते हैं। ये विवरण कहाँ तक सही है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमें ऐसे बहुत सारे दस्तावेज मिले हैं जिसमें ये क्लियर है कि राजा, चाहे वो मुगल समय हो या फिर वो दिल्ली सल्तनत का टाइम हो, लगान उस समय लगाया जाता था भारत में और किसान कर अदा करता था, कभी नहीं भी कर पाता था। ज्यादातर मामलों में ये होता था कि किसान कर नहीं दे पाता था, टैक्स नहीं जमा कर पाता था और उसकी भूमि राजा के पास चली जाती थी। लेकिन जो किसान राजा को टैक्स टाइम टू टाइम देते थे, उनकी भूमि उनके ही पास रहती थी। तो हो सकता है कि बर्नियर ने ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखी हों जिनमें किसान कर न देने के कारण उसकी भूमि राजा के पास चली गई, तो उसने अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू अपनी किताब में लिखा और इससे रिलेटेड बर्नियर ने बहुत सारी चीजें लिखी। दूसरा कारण ये भी है इसमें लिखने का कि बर्नियर ने ज्यादातर कोशिश ये करी है कि उस जो भी कुछ यहाँ पर वो देख रहा है वो चीजें वो अपने यूरोप से कम ही दिखाए। तो वो कहता है अपनी बुक में कि जैसी स्थिति भारत में है वैसी यूरोप में नहीं है। वहां पर सभी के पास उनकी जो भूमि है उनकी खुद की है और वो उस पर खेती भी करते हैं और उसका ध्यान भी रखते हैं, लेकिन भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। इसके बाद इसी बात से रिलेटेड जो वो विवरण देता है वो क्या बोलता है कि भूस्वामित्व नहीं है इसीलिए लोग ध्यान नहीं देते हैं। दूसरी बात बर्नियर बोलता है कि यहाँ पर सिर्फ दो वर्ग हैं। कौन कौन से वर्ग हैं? पहला उच्च वर्ग। उच्च वर्ग में कौन शामिल है? शासक और शक्तिशाली लोग। शक्तिशाली यानी कि जिनके पास धन अच्छा है, राजा के बहुत खास व्यक्ति हैं वो। और दूसरा जो वर्ग है वो बोलता है निम्न वर्ग। निम्न वर्ग यानी कि मजदूर वर्ग, किसान, श्रमिक वर्ग। यहाँ बर्नियर एक बात बहुत जोर देकर बोलता है कि भारत में मध्यम वर्ग नहीं है ही नहीं मध्यम वर्ग। सिर्फ भारत में दो वर्ग हैं, एक उच्च वर्ग है और एक निम्न वर्ग है। उच्च वर्ग की संख्या है बहुत कम और निम्न वर्ग की संख्या बहुत ज्यादा है, ये भी वो बोलता है। लेकिन इसके बाद भी निम्न वर्ग जो है वो उच्च वर्ग और शक्तिशाली वर्ग के अधीन काम करता है, क्योंकि इनके पास शक्ति है, पैसा है, जिसके बल पर वो निम्न वर्ग को अपने अधीन रखते हैं। उनकी हर चीज के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर, उनके जीवन के हर निर्णय के ऊपर इन लोगों का आधिपत्य रहता है। ये बर्नियर अपनी बुक में बताता है। तो इस प्रकार से बर्नियर भारत के बारे में ऐसी चीजों को बोलता है। एक कंक्लूजन हम लिखेंगे जब आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर में, तो इसके अंदर जो मैंने बताए हैं वो सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 3 नंबर या 4 नंबर में आपको पूछा जाता है कि बर्नियर भारत का कैसा वर्णन करता है। अल-बरूनी में भी ये क्वेश्चन बनता है, इब्न बतूता में भी ये क्वेश्चन बनता है, जिसमें जो मैंने बताए भी हैं आपको, और उसी तरीके से बर्नियर का भी क्वेश्चन बनेगा। तो उसके लिए मैं आपको 4 पॉइंट लिखवा रही हूँ। आपको मैंने जो ये चीजें बताई इनको अच्छे से आप
समझ के नोट कर लीजिए और इन्हें भी आपको उस आंसर में डालना रहेगा। और साथ में 4 पॉइंट हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। क्या बोल रहा है वो? यहाँ का राजा, यहाँ का राजा क्या है? भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा है। पहला पॉइंट ये बोलता है कि यहाँ का राजा भिखारी और क्रूर लोगों का राजा है। दूसरा बोलता है यहाँ के शहर विनष्ट और प्रदूषित हवा वाले हैं। राइट। तीसरा वो बोलता है कि यहाँ के खेत झाड़ीदार और भूमि दलदली है। और चौथा क्या कहता है? इन तीनों का कारण बता रहा है कि ये भारत की स्थिति है और इस स्थिति के पीछे कारण क्या है। तो वो बोलता है कि इन सब का कारण क्या है? वही निजी भूस्वामित्व का अभाव। निजी भूस्वामित्व का अभाव इन सब चीजों का कारण है, ये बर्नियर यहाँ पर बोल रहा है। तो इतनी चीजें आप लिख देंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा और बहुत अच्छे नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। एक और क्वेश्चन पर आते हैं। 1 नंबर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ये सारी चीजें बर्नियर के विवरण में चल रही हैं जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ी। एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं कि क्या है? बर्नियर भारतीय शहरों को शिविर कहता है। शिविर नगर। अभी त्रैमासिक परीक्षा में ये क्वेश्चन आया था कि भारतीय शहरों को शिविर नगर किसने कहा है। तो आपका आंसर होगा बर्नियर, या बर्नियर ने भारतीय शहरों को क्या कहा है। तो आपका आंसर होगा शिविर नगर। मेरे ख्याल से आप लोगों ने लिख दिया होगा और समझ में भी आ गया होगा। एक और विवरण है जो बर्नियर यहाँ पर देता है और इन सब की अपेक्षा उसमें वो थोड़ा सा अच्छा विवरण देता है। भारत के बारे में कुछ अच्छा बोलता है। क्या है? व्यापार का विवरण। व्यापार के विवरण में क्या बताता है वो? व्यापार के विवरण में वो ये बताता है, पहला पॉइंट वो कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे व्यापारी संघ हैं, अलग अलग जाति के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, धंधे के आधार पर लोगों के संगठन बने हुए हैं और सभी संगठन आपस में मिलकर बहुत अच्छे से काम करते हैं। सबका एक एक अलग अलग मुखिया होता है। तो उसका वर्णन पूरा वो देता है और कहता है कि पश्चिम भारत में व्यापारिक संघ को क्या कहते हैं? महाजन। ठीक है। बोलता है कि जो संघ को या समूह को, तो पश्चिम भारत में जो व्यापारिक संघ या व्यापारिक समूह जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? महाजन कहते हैं। ये वो हमें बताता है। फिर ये बोलता है कि जितने भी ये महाजन होते हैं, अलग अलग व्यापारिक समूह है, जैसे कि कपड़ा उद्योग अलग है, बर्तन उद्योग अलग है, लोह उद्योग अलग है, उन सबके जो समूह हैं, अलग अलग समूह के, कपड़ा उद्योग समूह को महाजन कहेंगे। वो कपड़ा उद्योग का महाजन हो गया, एक लौह उद्योग का महाजन हो गया, एक बर्तन उद्योग का महाजन हो गया। तो इस तरीके के महाजन है। फिर वो बोलता है कि महाजन
के मुखिया, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सेठ कहते हैं। हर एक व्यापारिक समूह का एक सेठ है। हर एक व्यापारिक समूह जिसको महाजन कहते हैं, समूह को महाजन कहते हैं। यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम महाजन नहीं है, समूह का नाम महाजन है। और फिर उस महाजन का जो हेड है उसको सेठ कहा जाता है। इसके बाद एक और चीज, ये गुजरात का विवरण दे रहा है बर्नियर। जब उसने गुजरात की यात्रा की तब उसने गुजरात का विवरण यहाँ पर दिया, वहां के व्यापार का। तो पश्चिम भारत में संघ समूह जो थे उनको महाजन कहा गया, महाजन के मुखिया को सेठ कहा गया। फिर उसने एक और बात बोली है कि अहमदाबाद में सभी महाजन, ठीक है, जितने भी व्यापारिक संगठन थे सभी महाजनों का मुखिया वो क्या कहलाएगा? नगर सेठ। गॉट इट? देखिए, एक व्यापारिक समूह को कहा गया महाजन, और एक ही व्यापारिक समूह को जो महाजन है उसका मुखिया सेठ कहलाया। लेकिन सभी महाजन, बहुत सारे व्यापारिक समूहों को मिला करके जो बिल्कुल टॉप का जो हेड था उसको क्या कहा गया? नगर सेठ। और ये जो उसने बोला कि ये जो सम्मेलन है या ये सब लोग इकट्ठा होते थे वो विशेष तौर पर अहमदाबाद में होता था। तो पश्चिम भारत का व्यापार का विवरण बर्नियर ने हम लोगों को दिया है। और एक लास्ट विवरण हम लोग और लिखेंगे बर्नियर का, जो पेपर में पूछा जाता है कि राजकीय कारखानों का वर्णन किस इतिहासकार ने किया है? किसका वर्णन किया है? राजकीय कारखानों का। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसका वर्णन किसी और इतिहासकार ने नहीं किया। राजकीय कारखाने यानी कि राज्य के अंदर जो कारखाने चलते हैं, लोह का कारखाना, रंग रोगन का कारखाना, कपड़ों का कारखाना, या छोटे छोटे उद्योगों का, सुनार हुआ, ठीक है, ऐसे जो छोटे छोटे उद्योग चलते थे उनके कारखाने थे, सामान बनता था। और ये बताता है कि राज्य में हर एक कारखाने के काम को एक एक कमरा दिया गया था और उस रूम में उसका जो काम है, जो भी वर्क है वो पूरा चलता था। कारखाने से रिलेटेड वहां पर सामान बनाया जाता था। तो राजकीय कारखानों का वर्णन करने वाला एकमात्र इतिहासकार है बर्नियर। तो इस प्रकार से बर्नियर का विवरण होता है पूरा। और हमारे लिए क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, एक एट वन साइड मैं वापस से आपको बता देती हूँ। बर्नियर फ्रांस से आया था, 1656 से 1668 तक भारत में रहा। भारत में मुगल दरबार में वो आया शाहजहां के समय में। शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह का वो चिकित्सक रहा, विशेष तौर पर पेशे से वो चिकित्सक था। और उसके बाद उसने भारत की यात्रा की, बहुत सारी चीजें, कुछ विवरण उसके हमारी किताब जो आपकी एनसीईआरटी की है उसमें एज इट इज उद्धरण आपकी बुक में दिए गए हैं। उसकी बुक ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर से उठा करके बहुत सारे उसके वक्तव्य, उसके स्टेटमेंट जैसे उसने किताब में लिखे हैं वैसे के वैसे आपको आपकी बुक में छापे गए हैं। आप उन्हें जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उन्हें आप पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। यहाँ आपको क्लास में उतना पढ़ना पॉसिबल नहीं है क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो यहाँ तो मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आपको जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं उनको मैं बताती हूँ। तो उनमें हम लोगों ने ये सारी चीजें देखी। उसके वर्णन की बात करें तो वर्णन में बर्नियर में विशेष तौर पर भूमि के निजी स्वामित्व के ऊपर सवाल उठाए हैं कि भारत में किसान खेती तो करते हैं लेकिन उनके पास उनकी भूमि खुद की नहीं होती, इतना स्वामित्व उनका नहीं होता कि वो उस भूमि को अपने पुत्रों को आगे दे पाए, इतना अधिकार उनका नहीं होता। और क्योंकि ये नहीं है इस कारण से किसान भूमि का ध्यान नहीं रखते हैं, उस पर खर्च नहीं करते हैं और उसको उपजाऊ बनाने के बजाय भूमि जो है वो बंजर होती जा रही है। तो ये विवरण थोड़ा सा अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है हालांकि, लेकिन उसने क्या कहा है ये इम्पोर्टेंट है
क्यों कहा है, सही है या गलत है, ये हमारे लिए यहाँ पर अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि उसने क्या कहा है। इसके अलावा बाकी चीजें, व्यापार और कारखाने का विवरण उसने दिया है, मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से हमारे ये चैप्टर में तीनों यात्रियों का जो विवरण था वो कंप्लीट हुआ। इसके अलावा छोटे छोटे कुछ और यात्रियों का एक एक दो दो लाइन का उल्लेख हमारी बुक में और है इसी चैप्टर में, जिसको मैं अगले वीडियो में कंप्लीट करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में हमारे ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और एग्ज़ाम हमारे बहुत नज़दीक हैं। अच्छे से तैयारी करिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, ताकि और उन बच्चों तक ये पहुंच पाए जानकारी जिनके पास फ़िलहाल टीचर्स नहीं हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट।